अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अगर किसी भी शख्स से जाके आप पूछें कि सबसे बड़ा मसला आपका क्या है, तो वो आपको दो तीन चीज़ें जो सबसे पहले उसके जहन में आएंगी, महंगाई, बेरोज़गारी और बिल बताएगा। और उसी मसले पे आज पूरे पाकिस्तान में हड़ताल भी थी, प्रोटेस्ट भी थे, स्ट्राइक ताजरों ने भी की, और बहुत सारे सरकारी महकमे जिनको मर्ज किया जा रहा है या डाउन साइज़ किया जा रहा है, वो भी सड़कों के ऊपर हैं। तो पाकिस्तान में आज का दिन शायद एक अजीबो गरीब दिन होगा, जिसमें मुख्तलिफ मकबा फ़िक्र के जो लोग हैं, एक नुक्ते के ऊपर एटलीस्ट उन सब के अंदर हमें यकजहती नज़र आती थी कि एहतजाज करना है हुकूमत के ख़िलाफ़। क्यों करना है? महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, और ये जो टैक्सेस हैं इससे ताजर कम्युनिटी जो है वो बचना भी चाहती है, उससे कैसे बचना है, और बिल बहुत आते हैं उसको कम कैसे करना है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर फोकस रखेंगे। प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो शोर पैनल में कमरजमान कायरा साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर नासिर भट्ट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, डॉक्टर नसार अहमद जट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सबको खुशामदीद कहूँगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, ज़बरदस्त किस्म का आज प्रोटेस्ट डे था, जिसमें स्ट्राइक भी बड़ी कामयाब तरीके से हुई। आपका ख्याल यह है कि इस एहतजाज के नतीजे में हुकूमत तस से मस होगी, कोई बिजली के बिलों में कमी आएगी, महंगाई नीचे जाएगी, या रोज़गार के मौके पैदा होंगे? नदीम मलिक साहब, देखें, इसके अलावा हुकूमत के पास चॉइस क्या है? मतलब क्या इसी तरह से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जो है वो बेयारो मददगार घूमते रहेंगे, इसी तरह बिजली के बम गिरते रहेंगे, इसी तरह से IPPs के पेट भरते रहेंगे? ये जो 30 साल का ये सफ़र है ये जारी रहेगा, और हज़ारों अरब रुपए हमारे सालाना उस पैसे को हम अदा करेगा, पूरी कौम अदा करेगी कि जो बिजली बनेगी नहीं और हम खर्ची नहीं करेंगे। या तो ये तय कर लें कि भाई इसी तरह से चलना, जो ये नहीं चल सकता। ज़ाहिर है कि अगर इसको रुख नहीं दिया जाएगा, पुरअमन सियासी मुज़ाहमत नहीं की जाएगी, हड़ताल नहीं की जाएगी, धरने नहीं दिए जाएंगे, और फिर हड़ताल के बाद तो अब हम मशवरा कर रहे हैं कि इस हड़ताल को 3 दिन की हड़ताल करें, हफ्ते की हड़ताल करें, इसलिए कि तंग आमद बजंग आमद, इसके अलावा ऑप्शन नहीं छोड़ा हुकूमत ने कोई। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर अनारकी होगी, फिर फसाद होगा, फिर इंतशार होगा, फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हुकूमत पर दबाव पड़ेगा और पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा तो उसके अगले स्टेप्स हैं जो हम कल ही मशवरा करके इसको इंशाअल्लाह करीब अनाउंस करेंगे। इसलिए अब इसके अलावा चॉइस कोई नहीं बची है। सर, नारकी की तरफ तो हम जा रहे हैं माजरत के साथ, क्योंकि ताजर कम्युनिटी टैक्स नहीं देना चाहती। मैं तो इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स को अगर हुकूमत बंद कर रही है, तो वो हमारे टैक्सों का पैसा है जो आधा चोरी होता है, आधा गरीबों तक जाता है, मुस्तहिक लोगों तक। उसको रिफॉर्म करना चाहिए। आपकी कॉज एक बारी दुरुस्त है, बिजली के बिलों के ऊपर काबू पाना, लेकिन उसके साथ 2-3 तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो साथ इकट्ठे हो गए। हाँ, देखें, बात यह है, देखें, ताजिर टैक्स नहीं देना चाहते। पाकिस्तान में इन हालात में जो हुकूमत का कंडक्ट है, इसमें कौन टैक्स देना चाहता है? जो भी टैक्स दे रहा है वो भी अपनी खुशी से नहीं दे रहा। ये करप्शन, ये लूट मार जो कुछ हुकूमत की है, लोग ज़कात अपने वक्त पे अदा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं खैरात करते हैं, लेकिन इस हुकूमत को टैक्स नहीं देना चाहते। ये खुद एक सवालिया निशान है। अगर आप टैक्स नेट सही करेंगे, आप हुकूमत का कंडक्ट सही करेंगे, आप FBR की करप्शन रोकेंगे। खुद FBR की रिपोर्ट में ये बात मौजूद है मलिक साहब कि 1300 अरब रुपए की करप्शन उन्होंने सिर्फ वो वाली की है जो नेट में लोग मौजूद हैं और उनसे इनकम टैक्स वसूल नहीं किया, रिश्वत लेकर उनको छोड़ दिया है। 1299 अरब रुपए, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट में मौजूद है। तो जब टैक्स जमा करने वाले इदारों की करप्शन का ये आलम होगा तो कौन खुशी से देगा? हम ताजिरों से जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ सियासतबाजी नहीं करते, हम उनसे कहते हैं कि आपको टैक्स देना चाहिए, टैक्स देना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है, कोई सिस्टम बना दीजिए, आसान टैक्स का निज़ाम बना दीजिए, हम सबको आमादा करेंगे। तो जमात इस्लामी एक जिम्मेदार जमात है। हम समझते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी करप्शन पर काबू पाए। फिर बिजली के बिल का जो मामला है, अब इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं तो ये तो इनके हैं ना, हमारे तो नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो शरीफ ख़ानदान और ये मंशा ग्रुप या इस टाइप के जितने इनके करीबी लोग हैं, जो बिल्कुल करीबी लोग हैं, जो इनके स्पॉन्सरशिप भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ उनकी कैपेसिटी पेमेंट अगर ये कौमी ख़जाने से अदा ना करें ना, तो बिजली के बिल सिर्फ 14 रुपये 2 महीने के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, और कम से कम 20-25 रुपये यूनिट कम हो जाएंगे। सिर्फ शरीफ ख़ानदान की IPPs
और उनके पसंदीदा तरीन करीब तरीन लोगों की आईपीपीएस की कैपेसिटी पेमेंट ये खत्म कर दें, इतना फर्क पड़ जाएगा। ये अपनी अयाशियां नहीं कम करेंगे, ये अपनी गाड़ियां छोटी नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ के बेटे के पास एक पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चन्योट पावर, और उसको भी पेमेंट्स आ रही हैं, मुझे मालूम है इस बात का। इसी तरीके से और बहुत तगड़े लोग हैं, जिसमें आपने एक का निशानदेही खुद ही कर दी, मियाँ मंशा की है, कई और लोगों की है, दाऊद ग्रुप की है। लेकिन सबसे बड़ा बोझ, ये फैक्चुअल नंबर्स है, आधा बोझ जो टोटल अगर 100 है ना, तो 100 में से तकरीबन 45 जाता है चाइनीज़ सी पैक को, कोई 40 के करीब जाता है जो गवर्नमेंट के अपने पब्लिक सेक्टर के, और 20 रुपये उन लोगों को जाता है जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं। ये उसकी तकसीम है। तो हुकूमत तो खुद सबसे ज़्यादा हमसे वसूल कर रही है। रिफॉर्म करने के लिए कोई प्रोग्राम होना चाहिए जो इनके पास है नहीं है। ये हर चीज़ के लिए कहते हैं IMF ने कहा, ये करने पे कुछ आमादा नहीं है। तो देयर शुड बी प्रोग्राम, प्रॉपर प्रपोजल। खाली सड़कों पे एहतजाज से कुछ होगा नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखें, चाइना से जब ये बात करने जाते हैं ना, और ये अपने हिस्से का काम करके नहीं जाते, तो फिर जाहिर सी बात है कि बात आगे बढ़ती नहीं है। पहली बात तो ये है कि चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, हर एक के साथ इज्जत और वक़ार और अपनी सॉवरेनिटी के साथ बात करनी चाहिए। अगर चाइना और है कि हमारा जो है वो दोस्त है और हिमालय से ऊंची और बहरुल कायल से गहरी हमारी दोस्ती है, तो ये दोस्ती जो है वो दोस्ती भी है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हम। आपको इल्म में नहीं है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो मिनरल्स निकल रहे हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर चाइना जो है हमसे ये रॉ फॉर्म में हासिल कर रहा है। क्या चाइना का ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो ये हासिल करे? जबकि हमें तो वैल्यू एडिशन करनी चाहिए थी, हमें इंडस्ट्री वो लगानी चाहिए थी जिससे रोज़गार भी मिलता, बहुत से मसाइल और भी हल होते, कि जिसके नतीजे में जो रॉ फॉर्म में आप सेंडेक और रेकोडेक से चीज़ें लेकर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो अगर वहीं पर वैल्यू एडिशन होती तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल अमल हैं, जो इनकी नालायकी की वजह से और नेग्लिजेंस की वजह से और जो ये कॉम्पिटेंट नहीं होते उसकी वजह से ख़राब होती हैं। जमात इस्लामी कभी भी ऐसी बात नहीं करेगी जो हवाओं फिजाओं की हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि अपनी करप्शन ठीक करें, अपनी अय्याशियां कम करें। ये जागीरदारों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते बड़े बड़े? सिर्फ 2% ऐसे जागीरदार हैं जिनके पास 20% से ज़्यादा लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड, सिर्फ 2%। इन 2% का आलम यह है, बल्कि तमाम लोगों का आलम यह है के खिलाफ इस तमाम महंगाई के दौर में जब हम चाहते हैं कीमतें नीचे आ जाएं, शुगर मिल वालों ने पहले मुतालबा किया शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए, हुकूमत ने उनको इजाज़त दे दी। अभी लास्ट ECC मीटिंग हुई है, उन्होंने फिर मुतालबा किया हमें 1 लाख टन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, हुकूमत ने फिर उसको इजाज़त दे दी। और साथ ये भी कह दिया कि रिटेल प्राइसेस का शुगर मिल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जहाँ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं सरकार ने वहाँ कर रही है, जहाँ नहीं करने नहीं कर रही। तो आपको इन इशूज़ को उठाना चाहिए। शुगर की कीमतें 5-7 रुपये गिर जाती तो शायद गरीब का भला हो जाता, वो हमारा मुफाद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन एक पूछ लूँ आपसे, आपका आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? देखें, हिकमत अमली ये है कि सजेशंस भी हमने सारी दी हैं। ज़ाहिर है कि इन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट भी किया है जिसके 20 दिन गुजर गए, और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे और इस एग्रीमेंट पर अमल करे। और हम ये चाहते हैं कि ये इन्हें बिजली की लागत के मुताबिक कीमत का तयन करना चाहिए बिल में, बजाय इसके कि ये सारे के सारे टैक्सेस और ये पूरी कैपेसिटी पेमेंट हमारे सर पे मार दें। कहाँ कहाँ से कम हो सकता है वो हम इनको बता रहे हैं। ये अगर सूद के रेशो को, हम तो सूद की पूरी एलिमिनेशन चाहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली इसको कम कर दें। अगर ये 14% पे भी इस वक्त ले आएँ तो 2-2.5 हज़ार अरब रुपए बच जाएंगे। ये कहेंगे फिर बैंकों का क्या होगा? इनका रिजर्व रेशो बढ़ा दीजिए, 5% से 25% पे चले जाइए। बहुत कुछ हो सकता है, इसी दौरान में हो सकता है जिसमें ये सारी मैस क्रिएट हुआ है। और जाहिर सी बात है कि सारे काम ये ठीक कर भी नहीं सकते, इसके लिए तो इनको खुद भी हटना पड़ेगा। इसके बगैर मसला हल भी नहीं होगा जब तक ये हुक्मरान तबका पूरा का पूरा हम पर मुसल्लत है, 77 साल से हमें दलदल में फेंका हुआ है। तो वो तो एक बड़ा काम है, लेकिन फिलहाल करने का काम ये है कि जो हमारी सजेशंस हैं वो बिल्कुल वो हैं कि जो काबिल अमल है, इसके मुताबिक काम होना चाहिए, चीज़ों को बेहतर बनना चाहिए, बिजली की कीमत कम होनी चाहिए, पेट्रोल के लेवी खत्म होनी चाहिए, जागीरदारों पर टैक्स लगना चाहिए, शुगर माफिया। और तो शहबाज शरीफ को हटा के किसको लगाया जाए? नहीं, मैं हुक्मरान तबके की बात कर रहा हूँ। 77 ईयर्स में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी रहे हैं, और इसमें जो है वो पूरी पीपल्स पार्टी भी 40-45 साल से हमारे कायरा साहब मौजूद हैं, इनकी हुकूमत भी रही है। और तबके का मतलब जब होता है तो उसमें फ़ौज के जर्नल भी होते हैं, टॉप के ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, जागीरदार और वडेरे भी होते हैं, और उनके जूनियर पार्टनर भी होते हैं। तो ये सारा का सारा एक छोटा सा तबका हम पर 77 साल से मुसल्लत है। सर, इस वक्त जरदारी साहब सदर हैं, शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ तो आर्मी चीफ है। आप
आप अवामी कोई बगावत चाहते हैं, बांग्लादेश की तरह का सिचुएशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, हम तो पुरअमन सियासी मुजाहिमत का सबसे बड़े अलंबरदार हैं और आपने हमारा पूरा कंडक्ट देखा है। आज एक पत्थर भी नहीं फेंका गया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, और पूरा पाकिस्तान बंद था। ताजिरों की हिमायत थी, जमात इस्लामी ऑन बोर्ड थी हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे इत्तफाक़ राय से किया। बहुत तकसीम पैदा करने की कोशिश की, हमने नाकाम बना दिया, और ये पूरी कौम की हड़ताल है, हमारी नहीं है। तो हम तो पुरअमन मुजाहिमत चाहते हैं, लेकिन ये हालात का तजिया तो करना पड़ेगा ना। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो, या इस जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि इनकी हुकूमत गिराने की तहरीक शुरू की जाए। अभी तो हम चाहते हैं रिलीफ मिले, लेकिन अगर ये रिलीफ नहीं देंगे, रास्ते बंद करेंगे, तो फिर बिलाखिर हमारी ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में भी तब्दील हो सकती है। ये कोई मजाक बात नहीं है। अब बहुत हो गया है, अब लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, खुदकुशियाँ करेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, या फिर इनको बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए ना मुझे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। कायरा साहब, आप लोगों के साथ भी काम गुजारा नहीं होता, आपको गिरा के भी गुजारा नहीं होना, करें क्या करें, बताएं। देखिए मलिक साहब, जो आज हड़ताल है, पहली बात तो यह है कि हड़ताल बड़ी भरपूर थी, कोई शक नहीं है इसमें, और इस हड़ताल से हुकूमत के ऊपर एक दबाव भी बढ़ेगा, बिल्कुल ये भी बढ़ेगा, दुरुस्त बात है। हुकूमत इस बारे में परेशान भी है, ये बात भी दुरुस्त है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत के कान पे जूना रेंग रही हो, लेकिन देखना यह है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है। मसलन अगर ये कहा जा रहा है कि ताजर तबका जो है ये टैक्स नेट में नहीं आना चाहता, पहली बात तो यह है कि दुनिया में कहीं भी वॉलंटरली टैक्स नहीं दिया जाता, खुशी से कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं देता। मेरा भी कट जाता है तनख्वाह से, नहीं तो मैं भी भागने की कोशिश मतलब कोई दुनिया के किसी मुआशरे में नहीं होता। हर मुआशरे में लोग टैक्स एवेजन की कोशिश करते हैं, निज़ाम पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ एक ये बात कही जाती है कि आप अपना टैक्स कलेक्शन ठीक करें। हर हुकूमत का ये मसला है, जो टैक्स का निज़ाम है वो ग्रेजुअल ठीक होना है। उसके अंदर बैठी हुई मशीनरी, क्या उसको सारी को उठा के आप बाहर फेंक सकते हैं? नई मैन पावर भर्ती करेंगे तो क्या अमेरिका से, जापान से, चीन से लोग लाएंगे? क्या उन्हीं लोगों से आपने काम लेना है। अगर आप किसी एक को परमानेंट मुलाजिम को हटाते हैं, 2, 4, 10 को हटाते हैं, वो अदालतों में जाता है, स्टे लेके आके बैठ जाता है, क्या करेंगे? सो हुकूमत की अपनी कैपेसिटी को देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक यह है कि बिजली के बिल्स हैं, अच्छा पहली बात कि अगर रेडी वाला है, खांचे वाला है, आम आदमी है, वो 1000-2000 रुपया कमाता है डेली का, तो वो साल में कोई अपना फैमिली को चलाने के लिए 4-5-6 लाख रुपया कमा लेता है, ये अंदाज़न समझ लीजिए आप। वो तो टैक्स से इस्तिस्ना होना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा कमाने वाला बंदा, तनख्वाहदार जो है, वो टैक्स देता है, बाकी ताजर टैक्स देता है। तो एक बंदा जो दुकानदार है और जिसकी आमदन महीने की लाख रुपया है या 2 लाख है, वो टैक्स में नहीं है। मैं ऊपर वाले छोड़ दें फिलहाल, वो टैक्स नेट में नहीं है। वो कहता है मुझे ख़तरा है कि जी ये अगर मैं टैक्स नेट में आ गया तो ये इनकम टैक्स वाले मुझे तो खा जाएंगे, मेरा तो बुरकस निकल जाएगा। ये एक जवाज़ है। हाँ, क्या बाकियों का नहीं निकल रहा जो टैक्स नेट में है? जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ना जो अब टैक्स नेट में हैं, उनका नहीं निकल रहा, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ। टैक्स के साथ जातियाँ भी होती हैं। आपने टैक्स के निज़ाम को, एक ग्रोइंग समाज, हमारे एक और मुआशरा है, हम यूरोप और अमेरिका की मिसालें देते हैं, वहाँ ऐसे हो गया, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ पे आपने ग्रेजुअली और ह्यूमन हैंड को निकाल के आपने कम करना है, इसको ऑटोमाइज़ करना है, उतना ही आप करप्शन को कम करेंगे और रिसीव बेहतर करेंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट की सिमत क्या दुरुस्त है, कोशिश है या नहीं है, ये देखने की ज़रूरत है। IMF एक मजबूरी है, बिल्कुल है। अगर मेरे भाई कहते हैं कि IMF को कहोगे भाई खुदा हाफिज़ नहीं हम दे सकते, तो हम क्या करें, तो IMF भी कहेगा खुदा हाफिज़। तो जो यहाँ बैठ के मुतालबा करना हो तो बड़ा आसान है। अब जिसने फैसला करना है कि हाँ मैं IMF को या चाइनीज़ को या किसी को कहूँ कि जी थैंक यू वेरी मच, मैं, आप नहीं मानते तो ना सही, उसके नतीजे में क्या होगा कि आपको अगर IMF कर्जा नहीं देता तो आपको बाकी डोनर्स भी बाकी भी नहीं देंगे। अच्छा मेरा छोटा सा, बाकी दोस्तों से भी पूछिए। सो अगर आप वहाँ नहीं कर सकते, आपको वो डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसका क्या माने निकलेगा, क्या चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तीसरी गुजारिश ये है कि जो बिजली के बिल हैं, यकीनन इससे आवाम की चीखें निकली हुई, सबकी निकली, सबकी नहीं, आवाम की गरीब तबके की निकली हुई। बाकी हम ड्रामे भी करते हैं, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग बैठ के हम ना तो फनन तबाह के लिए भी बातें करते हैं। बिजली महंगी है, मेरे और आप पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? क्या मैंने अपने अखराजात में कमी कर दी है? जब मैं शादी में जाता हूँ, ब्याह में जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, दुकानदारों में जाता हूँ, मैं तो तलले देखता हूँ दौलत के।
मैं तो शादियों में जाता हूँ तो हैरान होता हूँ कि ये दौलत का नोट है आपका, 10 रुपये से लेके 5,000 तक के नोट के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर है जो काम का वालिद बाप है, और पीछे हदीस शरीफ भी लिखी हुई है, चीख के मर जाते हैं, लेकिन लोग फेंक रहे होते हैं लाखों रुपए और कहते हैं और वही तो आके बैठते हैं। मैं दोनों की बात कर मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि बिजली महंगी है, बहुत महंगी है। क्या करे गवर्नमेंट? बिजली सस्ती करे, टैक्स ख़त्म कर दे। टैक्स ख़त्म करेगी या उस पर कम करेगी तो रेवेन्यू और कम हो जाएगा। और अगर जो उसके ऊपर इनपुट है, नासिर भट्ट साहब से पूछिए, नासिर भट्ट साहब इनपुट को सस्ता कैसा कर लेगी? तेल देना है, गैस देनी है, कहाँ से लाएगी? बिजली के बिल इस वक्त इशू है। आप किसी MP MNA से पूछ लें, अपनी जमात वालों से पूछ लें, ये कैमरों के सामने आप इसको जस्टिफाई कर सकेंगे, शायद कर लें, लेकिन कैमरे बंद होंगे तो आपको हर हल्के से यही आवाज़ उठेगी कि बिल्लों ने लोगों की चीखें निकलवा दी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं जी, बिल्कुल कि बिजली महंगी होने की वजह से हम तो आपने वो जो दोस्त भाई है ना जो कहते थे कोई नहीं महंगाई है गुजारा कर लेंगे, जब बिजली के बिल आए तो वो कहते हैं हम गुजारा नहीं कर सकते। बिजली के बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं। देखें, कुछ इकदाम हम अगर एक सियासी जमात करती है तो अपोजिशन उसको अच्छे काम को भी उनको आपको पता है ये सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त बिजली का पैदा करने में किस आदमी का रोल है? आपके वज़ीर आज़म का। जब CPEC के मंसूबे लगा रहे थे ना तो शहबाज स्पीड के नाम से खबरें छपवाते थे अखबारों में। ये वही शहबाज स्पीड है, वो 14,000 मेगावाट जो आपने पंजाब में लगाया था ना, 14 अरब डॉलर, ये वो हमारे गले पड़ा हुआ है। ना कर्जे दिए जा रहे हैं और ना हमसे वो बिजली खरीदी जा रही है। जब IPP के मुआहदे हुए थे ना, ये कब से हुआ? अभी की बात नहीं, ये तो 20-25 साल पुरानी। ये वो वाले नहीं है सर, ये रिसेंट वाले CPEC के। मैं एक बात बताऊं, ये सारे वो गले पड़े हुए हैं। मैं बताऊं सब डालूं। चाइना के पास हमने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा था अभी 15-20 दिन 25 दिन पहले, तो चाइनीज़ वालों ने आपको कोई लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने पूरा प्लान लेके आओ कि करना क्या है बिजली का, फिर हमारे पास आना कि हमने आपको क्या मदद करनी। देखें, 40 रुपए का डॉलर था उस वक्त, और डॉलर कितने का है? डॉलर में आपने पेमेंट करनी होती है ना? डॉलर ने 104 से 4 रुपए का तो होना नहीं था, नहीं, हमने तो 100 रुपए सुबह करना होता है। लेकिन आप देखिए अब कितने का है, तो वो तो ये नहीं कहते कि डॉलर महंगा, पैसे तो। लेकिन इसके लिए शहबाज साहब ने, आपने सुना उन्होंने कहा जी कि जिस तरह का हम इकदाम पीपल्स पार्टी मिलके, हम मिलके दूसरे MK वाले इकदाम करें, आपको 2-3 महीने में नजर आएगा कि बिजली के बिल कम हो रहे हैं और आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, देखें ये जो महंगाई है इसमें हम कह जी कि हुकूमत तो बिल्कुल कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन को भी थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जो आवाम के मसाइल है उसके लिए कम से कम एक पेज या एक जगह आके किसी चीज़ में। महंगाई अवामी इशू है, इसके ऊपर इन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, बल्कि ये अपने इशू छोड़ के इन्हें महंगाई लोगों के लिए बाहर आना चाहिए। जट साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन बिल्कुल हम समझते हैं कि हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं जी, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त एक तबका नहीं इसकी जद में आया है। आपका ताजर, आपका इंडस्ट्री, आपका मजदूर, आपका सरकारी मुलाजम, हर तबका जो है वो महंगाई की जद में आ गया, बड़े बुरे तरीके से आ गया। अब नदीम मलिक साहब चिंगारी है, जिसने लगा दी उसने चिंगारी तो लगा देनी है, इसका किसी को नहीं पता कि ये चिंगारी काबू होनी है कि नहीं होनी है। ये चिंगारी अगर निकल गई तो खुदा न ख्वास्ता हम, मेरे मुंह में खाक, हमारे लिए पाकिस्तान हमारी माँ है, हमारा बाप है। हम पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर खून रेजी या खून नहीं देख सकते। इस चिंगारी से बचने के लिए क्या और इनके साथ तावन क्या करें? इनसे ये पूछे ना, 7:30 बजे जेल खोली है और मुलाकातें कराई हैं, किसके कहने पे कराई हैं, किसने किया? ये बता देना, पहले आप बता देना। इन लोगों ने मिनटें नासिर भट्ट के कहे पे तो दरवाजा नहीं मेरी बात नहीं, नासिर भट्ट के कहे पे जेल का दरवाजा नहीं। नून लीग के MNAs ने खुद एडमिट किया कि जी हम लोगों ने जाकर मिनटें की हैं आपके प्रोग्राम में। आप बताइए पैगाम किसका था? जी उन्होंने जाके खान की मिन्नतें नहीं की कि जी आप समझते हैं अगर तावला तारड़ के कहने से जेल का दरवाजा खुला है ना तो फिर आप सियासत छोड़ दें। अगर आप यही समझते हैं कि उसके कहने से जेल का दरवाजा खुला है, किसके कहने? बता दें जी। चलो ये तो आप बताएं। इमरान खान साहब को जब ये इनके है ना KPK के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के कहे पे दरवाजा नहीं खुला था, उसने कहा कि भाईजान मैसेज आ गया वहां से। किसका आया है बताओ ना, नाम बताए ना। हम तो कह रहे हैं कि ये लेट गए हैं। वैसे मलिक साहब अगर 7:30 बजे जेल का दरवाजे ना खुलते, मुलाकात ना होती तो बिजली सस्ती हो जाती? नहीं होती।
अशिया सस्ती हो जाए नहीं होती तो उस पर बात कर। नहीं, लेकिन ये इनका शौक है वो साग नहीं, सस्ती वाला। नहीं सर, बिजली सस्ती होती ना होती, वो जो चिंगारी लगनी थी ना उसका तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान ने किया है। अब वो सर ये बता दें, इन्होंने कहा ना, मैं बता देता हूँ, आपस में बात कर लें, बात कर लें। मैं बताता हूँ, बैरिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, बैरिस्टर अकील नून लीग ने अली अमीन गंडापुर हमारी लीडरशिप की मिन्नतें की और उन्होंने बताया आकर के ये हकायक ऐसे हैं कि यहाँ पर क्या होनी है, यहाँ पर उसी बुनियाद किसका पैगाम था इमरान को और किसका पैगाम था अली, और उसी बुनियाद पर ये देखें हुकूमत में बैठा है ना, जेल इनकी मर्जी के बगैर खुल सकती है, इनकी मर्जी से नहीं खुली, क्यों नहीं खुल सकती है? हुकूमत में ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अडियाला जेल मरियम के अंदर में नहीं आती। इमरान खान डॉक्टर साहब आप तसल्ली रखिए, नासर बैठ के कहने पे नहीं खुलता। चलो बार साहब नहीं रखता, वजीर आजम कोई हैसियत नहीं रखते, वजीर आजम देखे बार साहब बात अगर आप जट साहब ये कहें ना कि शहबाज शरीफ ने दरवाजा खुलवाया है तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शहबाज शरीफ दरवाजा नहीं खुलवा सकता। आप सच बोलने अगर बोलना है तो सच बोलें जनाब। मैं सच इतना ही बोल सकता, जो मुझे पता है ना, जो मेरी इत्तलात है, मेरी जो इत्तलात है वो यही है कि नून लीग ने दरवाजा खुलाया, नून लीग ने मिन्नतें की और नून लीग ने सारा कुछ किया। उन्होंने कहा कि जी जलसा ना करे तो ये मान गए क्या बात है? और नहीं, वो खान माना, वो हमारी लीडरशिप ने जाकर उसको कन्विंस किया कि जी ये जो कह रहे हैं एक मरतबा इनकी बात मान ले, इसमें कोई वो लंबी बात नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का ही आजम गया है अली, ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं नहीं कह सकता। आजम स्वाति तो दरमियान में सिर्फ प्याम्बर बनता है, मेरे तो पैगाम लेके गया। एस्टैब्लिशमेंट ने जाकर पैगाम रसाई की है, इनके बैरिस्टर अकील ने प्रोग्राम में तस्लीम किया कि हमने अकील को अगर आप बड़ा लीडर मान के सोच रहे हैं ना कि उसके कैसे हो गया, तो फिर भी आप छोड़ ही दें। उन्होंने फिर इसका मतलब झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने फिर मलिक साहब खान साहब ने इस सारे अमल के बाद ये कहा कि मेरी जो कंसल्टेशन हुई, ये मैंने जो मीडिया में सुना कि जो कंसल्टेशन हमारी हुई वो ये थी कि कहीं और एक 9 मई ना हो जाए। इस वाक़े के बाद हमारे लोग अगर हाथ से निकल गए और चीज़ें ख़राब हो गई, लड़ाई हो गई इंतजामिया से। लेकिन ये बात उन्हें किसने बताई कि ये हो सकता है? सर ये तो उन्हें पता होगा, उन्हें बताना चाहिए। बताई सुबह सवेरे क्यों याद आई? ये तो 4 दिन पहले से लोग हो सकते हैं जी जो उनके पास गए थे। मेरे कहने को तो नहीं मानेंगे। 7 बजे अचानक किसी को आपकी बात भी शायद मान लें मीडिया वालों की, हमारी अचानक नहीं, आपकी मान लेंगे, लेकिन सुबह अचानक 7 बजे क्यों? ये ख्याल है सवाल ये है, मेरा तो सवाल यह है कि इसको किसी और दिन पर रखिए। आज बिजली के ऊपर आज मेरा सिर्फ इतना देखें, हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। जादू चला इस वक्त कोई बात नहीं, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ 47 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਰਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ ਮੀਆਂ, ਲਿਆਓ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਲਿਆਓ ਮੀਆਂ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। सड़कों पे बैठे कितने मियाँ मरी में, मियाँ साहब मरी में बैठ के गरीबों का दुख की बात कर रहे हैं कि जी बिजली। ये कितने अच्छे लोग हैं, हमारी बात मान रहे हैं। सुबह 7 बजे दरवाजा चलो जो मान ही लिया ना, हुण 8 तारीख ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਲਾਂਗੇ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल करेंगे। ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापसी पे कायरा साहब से दोबारा स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ ठीक है। वेलकम बैक। सर, अगर लोगों के मसलों की बात करें तो लोगों को आजकल ज़िंदा रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल उसमें से एक हिस्सा कह लें, महंगाई दूसरा हिस्सा कह लें, बच्चों के स्कूल की फीसें तीसरा हिस्सा कह लें, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट हो चुकी। सर्वाइवल एक चैलेंज है आजकल पाकिस्तान में, कोई प्लान नहीं है हमारे पास। मलिक साहब, हमारे जैसे जो ममालिक हैं ये कई तरह के अजाबों का शिकार रहे हैं। गवर्नेंस का हमारा सीरियस चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक आपका ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हल नहीं होता, आपकी गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होती, ये बाकी चीज़ें कभी एक सेक्टर बेहतर, कभी दूसरा ख़राब, कभी एक ख़राब बेहतर, कभी दूसरा ख़राब, ये चलता रहे। हमारा प्रॉब्लम ये है, बल्कि अब तो हम इस हद तक चले गए हैं कि लोगों के अंदर मायूसी है। इस मायूसी से कौम को, गुर्बत से निकल सकते हैं, डिप्रेशन से कौम को निकालना सबसे बड़ा मर्ज है। आज जिस हिकमत की ज़रूरत है वो नहीं नज़र आ रही। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हम एक दूसरे के लत्ते ले रहे हैं। हमारे यहाँ ज़िम्मेदारी से गवर्नेंस करके रूल ऑफ लॉ के तहत चलने की या जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलने की किसी भी में भी ये अर्ज नहीं है। ना आप पे है, ना मुझ में है, ना बाकी इदारों में है। सवाल सिर्फ इतना है, बिजली सस्ती करनी है, हुकूमत सस्ती कैसे करेगी? कोशिश करेंगे, अगर IMF माना तो सस्ती कर लेंगे।
चीन वाले नहीं मानेंगे। आप ये फरमाइए कि गवर्नमेंट के सेक्टर के जो पावर प्लांट हैं उनका भी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है, और ये कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर मेरे दोस्त जो बातें करते हैं ना, मुझे दुनिया का कोई मुल्क नहीं बता सकते जहाँ पे कैपेसिटी पेमेंट के बगैर ये प्लांट लगते हों। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अपने प्लांटों के ऊपर कैपेसिटी पेमेंट हो रही है तो इसलिए हो रही है कि उनकी भी लायबिलिटी है जो पे ऑफ होनी है। अगर वो इस तरह पे ऑफ नहीं होगी तो आपके नेशनल खजाने से जाएगी। सर उसका आपने इस जेब से नहीं देनी, इस जेब से देनी है। सर उसका एक तरीका है लोगों को और पाकिस्तान की ज़िंदगी को सौखा करने का, वो जो डेट है आप उसको नेशनल डेट में एब्जॉर्ब करके सर तो वो टैरिफ में से उसकी कई दफा नीचे कर कर, लें। मैं गुजारिश करता हूँ, अभी कई तो दफा वो कर चुके हैं। अभी तो आपको जिंदा रहना मुश्किल है। मेरा सवाल ये है कि वो आप कई दफा कर चुके सर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना मंथली इनकम जो है 60-70 हज़ार होगी, डिसएग्री नहीं कर रहा, उसको बिल आया है 35 से 40 हज़ार रुपया, तो वो 70,000 या 60,000 में से 35 या 40,000 बिल नहीं दे घर का सकता। किराया नहीं दे सकेगा, वो बच्चों की फीस नहीं दे नहीं सकेगा, वो घर का किचन नहीं रोटी चला कहाँ से सकेगा। खाएगा? लेकिन सवाल ये है कि आप अपने उस नेशनल डेट के अंदर उसको अगर शामिल करना चाहेंगे तो आपको इंटरनेशनल कंडीशनलिटी नहीं चलने देती। इस वक्त जो फंसा हुआ है, ये बातें जो मैं और आप बैठ के कर रहे हैं, यही बातें हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी पता है, हमारे टेक्नोक्रेट्स को भी पता है, हुकूमत को भी पता है, ये कारोबारी लोग हैं, इन सबको पता है। और वहाँ बैठे हुए इसी तरह बड़ी तल्ख मुबाहिस भी होते हैं कैबिनेट के अंदर। ये नहीं होता कि कैबिनेट बड़ी हंसी सारा कुछ करके ओके गुडी गुडी कर देती है। सवाल सिर्फ ये है गवर्नमेंट की सिमत, इस वक्त सिर्फ एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की इकनॉमिक सिमत क्या दुरुस्त है, जिन इक़दामात की ज़रूरत है। आज देखिए ना, आज मजहबी जमातें हैं, वो अपने एजेंडे के तहत आके आपको स्ट्राइक करके पूरा मुल्क बंद कर लेती है। मैं इस आज की स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा, ये स्ट्राइक बड़ी कामयाब रही है, होनी चाहिए थी इस तरह, ताकि लोगों का, पाकिस्तान के लोगों के अंदर जान तो नज़र आए ना कि हाँ किसी एक मामले में खड़े हो सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर नहीं खड़े होंगे, ये ताजर हमारे जो है टैक्स देने को तैयार नहीं है। मैंने पहले अर्ज़ किया ना, जो ताजर 10 लाख रुपए महीना कमाता है, आप उससे पूछे टैक्स कितना देते हो, आप कितना टैक्स देते हो, आपके ऊपर 35% टैक्स। रेडी और ठेले वाले को छोड़ के जितनी दुकानदार हैं उनको टैक्स देना चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन है कि टैक्स ना दे। नासिर भट्ट साहब, इस वक्त अगर गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट की क्या राह दुरुस्त है, मेरे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ये जो तरक्याती स्कीमों के नाम के ऊपर MNAs MPs को पैसे दिए जाते हैं, नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए एलोकेशन दी जाती हैं। अभी मैंने शुगर एक्सपोर्ट करने की मिसाल इसलिए दी है कि दूसरा मौका है कि आप ही की हुकूमत ने शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। क्या होता मार्केट में 10 रुपये कीमत गिरती, लोगों का भला हो जाता, लेकिन शुगर मिल का मुफाद ज़्यादा अजीज़ है। तो आपकी राह दुरुस्त है, मैं इसको ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। देखिए बात है, अभी कारे साहब ने बात की टैक्स, कौन सा मुल्क है जिसमें आप बगैर टैक्स के रहेंगे जी? हर दुनिया का हर कारोबारी बंदा, दुकानदार, ये ज़रूर है कि वो अपनी कहता है जी कि मैंने कमाया 10,000, वो चाहता है कि मैं 10,000 कमाऊँ और मैं एक पैसा भी टैक्स ना दूँ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, ये अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी हम पे टैक्स ज़्यादा है तो उस पर बैठ के बात हो सकती है। लेकिन अब मुझे बताएं 25 करोड़ की आबादी है, कितने लोग टैक्स दे रहे होंगे? 40 लाख लोग, 50 लाख पूरे पाकिस्तान में। अगर आप देखें 10,000 जो कमाता है उसको भी चाहिए, अगर उसके ऊपर 1,000 रुपया 2,000 रुपया महीने का टैक्स आता है तो वो उसको बड़े खुशी से देना चाहिए। आपको पता है शहबाज शरीफ के ऊपर जो 26 अरब का केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग PTI वालों ने बनाया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो केस क्या था आपको पता है उस केस का? मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ वो केस क्या था। देखिए वो केस ये था कि नहीं मैं आपको एक्चुअल उसकी बताता हूँ केस क्या था। केस ये था कि शहबाज शरीफ साहब 100 रुपया यहाँ से घुमा के, वो या उनके साहबजादे, ये इल्ज़ाम पूरा जो था, मैंने उसकी पूरी किताबें पढ़ी हुई हैं, अगर मांगेंगे तो मैं तफसील भी बता दूंगा। 100 रुपया यहाँ से घुमा के पाकिस्तान से बाहर जाता था, हुंडी और हवाला के ज़रिए वो पैसा रिमिटेंस बन के वापस आता था मुश्ताक चीनी के नाम पे, और दूसरे पे वो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता है। और वही जो 35% अभी कायरा साहब ने मिसाल दी कि हमारी आमदन से जाके जो मैक्सिमम स्लैब है, अब तो शायद उससे भी ज़्यादा हो गई है, वो 26 अरब का मतलब ये था कि 10 अरब रुपए की उन्होंने टैक्स एवेजन की इस तरीके से। हमारे सारे कारोबारी करते थे और करते हैं। आपको वो टैक्स एवेजन सिर्फ अकेला शहबाज शरीफ नहीं करता, मैं ये बात दुरुस्त है, आपको वो रास्ते रोकने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, लीकेज, जितने लोगों ने उस दौर में प्रॉपर्टियां खरीदी वो उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने बाहर चले घुमा के पैसा लाते हैं। 1 रुपया 2 रुपये कॉस्ट आती है। इल्जाम लगा शहबाज साहब के ऊपर, यूके में एक इंक्वायरी हुई, गलत मिसालें दे रहे, जो उनको जो रिमिटेंस का 26 अरब था, सर वो बहुत इनोसेंट थे। 26 अरब का जेन्युइन केस देखे ना, उनके जेन्युइन केस है, लेकिन उसके भी उस अखबार वाले पे भी हमने केस किया शहबाज साहब। सर वो और केस है, वो इल्जाम ये था कि वो डिफिट का पैसा खा लिया, वो झूठी बकवास थी। लेकिन ये 26 अरब रुपया घुमा के पाकिस्तान आया, ये बकवास नहीं है, ये सच्चा केस है। बात ये है कि अगर वो ये बात तो पहले भी वहाँ चली, फिर शहबाज साहब ने केस किया, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी सुने, आप जाने कहते थे ना कि ये जी पैसा या उमरा के लिए के नाम पे चला
सरबराह के लिए और कानून है और गुरबा के लिए और कानून है। मसला ये वहाँ अपना फंदा डालने का आम आदमी को उल्टा टांग मैं बताऊं, लेकिन ताकतवर के लिए आपके पास एक बैठा है मलिक रियाज, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा चोर है। मलिक रियाज का कौन बेनिफिशियरी? 190 आप मिलियन मलिक रियाज के बेनिफिशियरी नहीं है आपकी बात सुने। 190 मिलियन पीटीआई बेनिफिशियरी, इमरान खान ने, प्लीज मेरी पीपल्स बात पार्टी छोटी सी मैं आपको बात और नून बताऊं, लीग बेनिफिशियरी। मैं एक छोटी बात बताऊं। 190 मिलियन लंदन में पकड़ा गया किसका? मलिक रियाज का, कि इसके पैसे जो इसने घर लिया है ये प्रूफ नहीं कर सका कि ये मेरी वाइट मनी है। आपको पता है उसमें एक ट्रांजैक्शन हसन नवाज के साथ 50 मिलियन पाउंड की एक ट्रांजैक्शन है। मैं बताता हूँ उसका भी, मेरी बात सुन ले। देखिए वहाँ यूके में छोटी सी बात है, वहाँ एक छोटी सी बात कानून है, वहाँ ट्रांजैक्शन होती है बैंक के जरिए। मलिक रियाज का 190 मिलियन इमरान खान ने क्यों गलत किया? उसने गलत किया ना, कोई जस्टिफिकेशन तो मुझे बताएं, ये कौम का पैसा था ना, कौम का पैसा, तो कौम का पैसा क्यों इन्होंने उस बंदे के अकाउंट में डाला जिसके ऊपर जुर्माना था? वो ये क्या, ये वज़ीर-ए-आज़म मुल्क ऐसे कर रहे हैं? वो आपको उसके में डाला गया है जिसके, मैं बताता हूँ किसके अकाउंट में, नाम नहीं ले रहे, क्या वो बेनिफिशियरी नहीं है? हाँ, नहीं सर, बाकी लोग बेनिफिशियरी नहीं है, सिर्फ सियासतदान। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी, उसका उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज भी सारे शामिल, लेकिन आप मुझे बताएं ना, आप उसको इनोसेंट कहेंगे। हमारा क्या उसमें? नहीं, आपसे मुराद आप नहीं, आपसे मुराद नदीम मलिक नहीं, आपसे मुराद, लेकिन बाकी लोग तो है ना। नदीम मलिक वो था जो इस पे प्रोग्राम करता रहा थ्रू आउट। मैं कह रहा हूँ मीडिया वो भी आता था मलिक साहब को बोलने में। तो बात ये है कि ये चीजें अगर ठीक हो जाए, हम खुद ठीक हो जाए, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। निसार जट साहब, ये इशू जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है एक आम आदमी का, लेकिन आम आदमी का नाम लेके सिर्फ सियासत चमकाई जाती है और कुछ नहीं किया जाता। अभी भी इन्होंने बजट के अंदर सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ाए हैं, दूध के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। मैं शहबाज साहब से मैंने उन्हें दरख्वास्त की, मैंने कहा 2 इश्यूज़ आपके जस्टिफाइबल नहीं बजट में। मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, कभी मैंने जिक्र नहीं किया। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है इस चीज़ का। आपने लोगों की 15-20% तनख्वाह बढ़ाई है, साथ टैक्स रेट आपने सैलरी के ऊपर डबल कर दिया। ये कौन सी अकल का तकाजा है कि आप पहले 20% बढ़ाओ फिर उसमें से 10 रुपये काट लो? वैसे ही 10 रुपये बढ़ा दो या 15 रुपये बढ़ा दो, टैक्स तो ना बढ़ाओ। और दूध के ऊपर 18% GST डब्बे के ऊपर, वो 5% कर लो यार जालमो। वो जो डब्बे के ऊपर 75 रुपये बढ़े हैं वो 20 रुपये बढ़ जाते, 50 रुपये तो उसको बच जाते। इनका प्रॉब्लम एक ये है कि ये ना जब ये टैक्स लगाने आते हैं ना, ये बताऊँ ये क्या कहते हैं, वो यार दूध वाले पैसे बड़ा कमाते हैं। ये नहीं पता कि वो दूध पीना किसने है। दूध वाले पैसा कमाते हैं, पीना जिसने है आप टैक्स उसके ऊपर लगा रहे हैं। अब वो जो डब्बे वाला दूध है वो 380 रुपए के करीब लीटर आ गया, मेरा ख्याल है ऐसे ही है कुछ। हाँ, 75 रुपये रेट बढ़ा था, उसका जो भी रेट बढ़ा था। ठीक है जी, मलिक साहब बोझ डाल दिया है ज्यादा। ये कहता है ना जी ताजर देना नहीं चाहते, FBR की नेगलिजेंस, ताजर नहीं देना चाहते सर एक ये सही कहते हैं। मैं सर मेरी बात सुने, मेरी इस तरह नहीं, मैं सारी उम्र ये कवरेज की है, ताजरों की कोई इंटेंट है ही नहीं है टैक्स सर जी। ताजरों की नहीं, ताजरों के साथ जो मिडल मैन है ना वो नहीं आपका देना चाह रहा, वो जो इन्वेस्टर है वो नहीं देना चाह रहा, उसको FBR नेटवर्क में ला ही नहीं सक रही। उसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। आपका जो है ना फैसलाबाद, जिसको हम मानचेस्टर फैसलाबाद कहते हैं, रात को सूतर मंडी में आप जाएं, सूतर मंडी के अरबों रुपए का बिजनेस जो है ना वो सिर्फ पर्ची पे चल रहा है, पर्ची पे। और ये आज से नहीं, अरसा सालों से ये काम चल रहा है। और इसके ऊपर इतनी बार FBR के ऊपर लोगों ने असेंबलीज में चीखो पुकार की। लगता है नहीं ना लगता, नहीं लगता ना जी, नहीं लगता। नहीं वो मिडल मैन को उस, अब नहीं सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब मजीद में आप मुझे आगे, अब हो क्या रहा है, अब जो पर्ची वाले ने जो देना ना टैक्स, वो कौन पे कर रहा है? वो पे कर रहा है इंडस्ट्री वाला। जैसे पावर लूम का मैं मालिक हूं, मैं सूतर मंडी में जा रहा हूं, मैं अपना कर रहा हूं, उसका खसारा मैं अपनी जेब से और वो वहां पर अगर वो पे करेगा 16% पे करेगा, 22% इंडस्ट्री वाले को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। FBR की नेग्लिजेंसी है। FBR ने आज तक, अब FBR के तो मुलाजमीन या सीनियर ऑफिसर्स वो खुद कहते हैं कि जी हम अपना टैक्स नेट बढ़ा ही नहीं सकते, हमारी एफिशिएंसी, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने क्या करना है? ये झूठी जो होती है ना इनकी लॉजिक्स FBR वालों की, मैं नहीं मानता। आप बात दुरुस्त कह रहे होंगे। इन्होंने फैसला किया, मैं आपको सही रियल लाइफ मिसालें देता हूँ। टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने फैसला किया कि वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाते हैं। आपकी जमात के अंदर भी बड़े ताकतवर शख्सियात हैं जो टोबैको के बिजनेस में, इनके भी हैं, उन्होंने नहीं लगने दिया। शुगर के अंदर फैसला किया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाते हैं। शुगर किसकी है? इनकी है, आपकी है, इनकी है, नहीं लगने दिया।
आप हर उस आदमी को हमारी तो हमने तो जान छुड़ा ली नहीं माजरत के साथ नहीं जान छुड़ा ली है, ये गलत हमारा तो तरीन अब इनको दे दिया गया है, ये गलत वो जो तरीन था वो इनको दे दिया सारे गया। ताकतवर लोग आपके टोबैको में है, सारे ताकतवर लोग आपके शुगर में है, सारे इवन दूध वाली फैक्ट्रियां जो हैं वो भी शरीफ फैमिली की भी अपनी दूध वाली फैक्ट्री है। मैं तो सर माफी चाहता हूँ, मैं तो अपनी इसी बात को कंक्लूड करूंगा। मैं समझता हूँ कि FBR को चाहिए मिनिमम टैक्स रखें और उसे एक्सपेंड करें और सिस्टम को डॉक्यूमेंट करें। जब तक सिस्टम डॉक्यूमेंट, सर जी सिस्टम लाइन में तो आ जाए, देखें ना सर, देखें ये रेडी तो हो जाए कि टैक्स दे थोड़ा ही दे, ये लंदन जाए ना, ये लंदन के रायशी हैं, ये लंदन जाए, ये बंदे टैक्स दे रहे होते हैं सर, इसलिए वहां पर वो क्या करते हैं, थोड़ा टैक्स लेते हैं और फिर आपको GST वापस भी करते हैं। यहाँ पर रवाज ही कोई नहीं है। दुनिया में टैक्स कलेक्शन का निज़ाम जो इकोनॉमीज डॉक्यूमेंट हुई है, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है, ऑटोमाइजेशन हुई है, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है, समाजी बोझ बड़े हैं, ओवरऑल उनकी गवर्नेंस इंप्रूव हुई है। हम आज यहाँ बैठे हुए अमेरिका और यूरोप और जापान की मिसालें देते हैं, हम नहीं क्वालिफाई कर रहे वहाँ। फॉर गॉड सेक अपने मुल्क, अपने लोगों, अपने इदारों की कैपेसिटी, ये गवर्नमेंट का इशू नहीं है। हूसोएवर इज इन द गवर्नमेंट। कल इमरान खान थे, वो क्या कर सकते थे? आज ये बैठे हैं ये कि कल कोई और आएगा तो वो क्या कर लेगा? इसी मिशनरी से उसने काम करना है। हम ठीक कर रहे हैं। सवाल ये है, मैं ताजरों के साथ हूँ, ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। इंडस्ट्री चलनी है, ताजर ने अपना काम करना है, हमें पैसा तब कमाना है, इस मुल्क के लोगों को उसने सर्विस फराहम करनी है, नौकरी देनी है, टैक्स देना है। लेकिन मलिक साहब सवाल ये है, 8 बजे दुनिया सारी में 6 बजे मार्केटें बंद होती हैं, तरले करके मर गए हमारी गवर्नमेंट भी, इनकी गवर्नमेंट भी, इमरान खान की गवर्नमेंट भी। वो भाई 7 बजे मार्केट बंद कर लो, 7:30 बजे। सबसे महंगी बिजली, सबसे ज़्यादा और सबसे महंगी बिजली, यानी दिन में अगर आपकी टोटल एवरेज चल रही होती है 16,000 मेगावाट, तो ये 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी चलती है 25,000 मेगावाट। तो जो सबसे महंगे यूनिट हैं उस वक्त चल रहे होते हैं, उस वक्त आप मैक्सिमम कैपेसिटी पर आप अपने पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। खुदा के वास्ते इतना करने को तैयार नहीं है। और फिर कहते क्या है कि जी देखें हमारे तो पहले आगे मार्केट बड़ी ख़राब है, कारोबार बड़े ख़राब हैं। अगर लोग शाम को लोग मार्केट के निकलते हैं ख़रीदारी के लिए, वो भाई शाम को इसलिए निकलते हैं, उन्हें पता है मैं जाता हूँ, मुझे पता है रात को 10 बजे मार्केट खुली है, मैं चला जाऊँगा। मुझे पता होगा, नदीम मलिक को पता होगा कि मार्केट 7 बजे बंद हो रही है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ठीक है, बिल्कुल आप कोई सैर करने जाते हैं मार्केट? वैसे ग्लोबली पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, और ये करने को 6-6:30 से ज़्यादा टाइम नहीं होता, मार्केटें बंद हो और जाती हैं। आप यकीन करें, फूड और मेडिसिन के अलावा इस एक काम से पाकिस्तान में इतनी बड़ी बचत हो सकती है, उसके लिए कोई तैयार नहीं। साहब की बात को आगे बढ़ाऊं, 6:30 टाइम है ना, अगर कस्टमर आ गया 6:30 के बाद, वो अंदर नहीं आ सकता, जो अंदर वाला है वो सर्व करके भेज देंगे। रेस्टोरेंट के भी टाइम है, मिसालें छोड़ दें, उनका 12-1 बजे अपनी मिसाल दें, इधर दें। मुराद है कि हम तो किसी चीज पे फॉलो नहीं करते। मैं कहता हूँ कि टैक्स कहते हैं नॉन फाइलर, इस चक्कर में पड़े। नॉन फाइलर है जो टैक्स देने वाले, जिसने पैसे कमाए हैं, जो बाजार में बैठा है, उसका काम है ना टैक्स दे। टैक्स होगा तो हुकूमत आगे उनके कुछ फायदे भी करेगी, वो आगे तरक्याती काम भी करेगी। जब हम टैक्स देंगे ही नहीं तो हम कहें नहीं जी बस हम कुछ नहीं देते, हमें दो। मलिक साहब चलेगा। सारे जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, टैक्स वालों में भी, बाकियों में भी, सब में है, पुलिस वालों में भी। सवाल यह है कि मेजॉरिटी, वो सियासतदानों की हो, वो ब्यूरोक्रेट्स की हो, वो कारोबारियों की हो, वो अपने बियॉन्ड द मीन्स उनकी लिविंग है। उनको कौन चेक करेगा? जो चेक करने का निज़ाम है, आप पूछ रहे हैं आज की हुकूमत से क्यों नहीं पकड़ते? लाइफस्टाइल ऑडिट करेंगे ना तो पाकिस्तान में ना कुछ जज बचेगा ना कोई और बचेगा, कुछ नहीं बचता। मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है मलिक साहब कि ये जो लोग सारा कुछ कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि इनसे निज़ाम ठीक कराओ, आप किसी करप्ट को पकड़ के निकालते हैं, वो जाकर ट्रिब्यूनल में बहाल हो जाता है, उसकी सिफारिश आप करेंगे, मैं करूँगा, ये करेंगे, कोई और करेगा, और यहाँ वहाँ से निकलता है तो अदालत से बहाल हो जाता है। अब सवाल यह है कि कहाँ से आए, गवर्नमेंट करना भी चाहे तो क्या? निसार जट साहब, आप तजवीज़ क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? सर मैं ये तजवीज़ करता हूँ, बिल्कुल ये इल्ज़ाम गलत है कि ताजर टैक्स नहीं देता। हमने ये एक्सरसाइज देखी है, आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है। ये जो रात की बिजली का यूटिलाइजेशन है ये भी बंद हो सकता है, और हुआ भी है, कंट्रोल भी हुआ है, लाहौर में हुआ है, मुल्तान में, मैं खुद इसका गवाह हूँ, मैं इसका खुद भी गवाह हूँ। रात को अपना टाइमली लोगों ने शॉपिंग मॉल बंद कर दिए। चले टाइमिंग का इशू था ना, कि पहले वो 12-1-2 बजे करते थे, चलो वो जो 12 नहीं सर होता नहीं है, पिछले दिनों में लाहौर में होता रहा है, हम लोग खुद निकलते रहे। सर फूड आइटम हम लोग भी, सर फूड और मेडिसिन के अलावा कल दोबारा आप असेंबली में एक तजवीज़ पेश कर देना। मलिक साहब मेरी बात, मलिक साहब सारे टैक्स देने को
को तैयार हैं पाकिस्तान नहीं, में। ये बात सही नहीं है सर इस तरह अल्लाह करे नहीं आप सर, यार मेरी बात को इंटरप्ट ना आप करें। नहीं, ये सर ये बात मेरे आप मलिक सही सर नहीं नहीं कह रहे कि टैक्स देने को तैयार है। नहीं, ये बात सही। अगर आप लो रेट पे जाकर उनसे टैक्स वसूल करेंगे वो हंसी खुशी, अगर आप मुसल्लत करके उनके गर्दन दबोच के टैक्स लेंगे, जिस तरह आपके बिजली के बिल आपके घरों में बेचकर मुसल्लत करके आपसे लिए जा रहे हैं ना, तो फिर लोग चीखें भी मारेंगे, गालियां भी देंगे। सर 90 की दहाई में नवाज शरीफ की हुकूमत ने शटर पावर के आगे घुटने टेके थे, फिर पीपल्स पार्टी ने घुटने टेके, और आज 35 साल हो गए हम घुटने टेकते जा रहे हैं। जब तक आप एक दफा विल नहीं दिखाएंगे, खड़े नहीं होंगे, टैक्स नहीं लगेगा। आईपीपीस पे मैं ज्यादा नहीं आना चाहता। आईपीपीस का मैं आईपीपीस की तो बात ही नहीं की, मैं शटर पावर मैं आपको आईपीपीस की कर रहा हूँ। आईपीपीस थोड़े शटर पावर की बताएं, 35 सालों से आज तक नहीं सर, नहीं इस तरह नहीं, ऐसा ना आप करें हमारे। नहीं अगर आपके पास गवर्नेंस अच्छी है तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं हुआ, इन लोगों ने कहा नहीं कि जी अपना जो शादियों में वन डिश पार्टी चलेगी, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, नासिर भट्ट साहब और जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह।